जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 9th का 5th चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड के बारे में अच्छे से सीखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे सेपरेशन टेक्निक्स। पहली सेपरेशन टेक्निक्स है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड क्रिस्टल्स को निकालते हैं फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्या निकालते हैं हम? प्योर क्रिस्टल सॉलिड्स निकालते हैं। उसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन यूज किया जाता है टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम होमोजेनियस मिक्सचर एंड टू प्योरीफाई सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज है तो उसे प्योरीफाई करने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यूज किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन काम कैसे करता है? प्रिंसिपल क्या है? It works because the solubility of most solids increases on heating and decreases on cooling। जब हम solubility की बात करते हैं तो solubility टेम्परेचर के चेंज होने से कैसे चेंज होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ज्यादातर सॉलिड सब्सटेंस की solubility भी बढ़ जाती है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो solubility भी घट जाती है। यानी कि टेम्परेचर बताएगा कि solubility कितनी है और कितनी नहीं है, मतलब बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर कम करने से क्या होगा? सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए क्रिस्टलाइजेशन वर्क करता है। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? इट इज अ सॉलिड हुज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न। ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके छोटे छोटे पार्टिकल्स एक रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल्स। जैसे शुगर क्रिस्टल्स हो गया, रॉक सोल्ट हो गया, स्नोफ्लेक्स हो गए, ये सारे क्या है? क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोसेस, कैसे हम क्रिस्टलाइजेशन को करते हैं। स्टेप्स देखते हैं। मैंने छोटे छोटे 3 पॉइंट लिखे हैं। यहां से आपको पता चल रहा होगा, जब क्रिस्टलाइजेशन में मैंने ये पॉइंट बोला कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है जब कूल करते हैं, यानी कि टेम्परेचर कम करते हैं। तो यानी कि हम क्या करेंगे? पहले किसी सॉल्वेंट को क्या करेंगे? हीट करेंगे, यानी वाटर को हीट करेंगे, और उसमें क्या करेंगे? सब्सटेंस डालेंगे। अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी ज्यादा सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? हम उसे कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। फिर ठंडा होने पे क्या होगा? सॉल्युबिलिटी और से बातें कम होगी, तो फिर क्रिस्टल्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी जो पार्टिकल्स आपने डिसॉल्व करे हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे ना। उनकी सॉल्युबिलिटी तो कम हो गई, अब टेम्परेचर कम हो रहा है तो ऐसे ही होता है क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है? हीट करना है वाटर को, और उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है बाय एडिंग द सॉल्यूट। सॉल्यूट आप डाल दो डाल दो डाल दो और डालते रहो, और टेम्परेचर बढ़ाते रहो। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर वेपोर होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा। अब इससे ज्यादा गर्म करोगे तो पूरा भाप हो जाएगा, है ना। तो इससे कम टेम्परेचर पे ही क्या करो? इसमें जितना सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है उसको डिसॉल्व कर दो, यानी उसको क्या बना दो? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दो। अब इसको क्या करो? फिल्टर कर लो। फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। उसमें कुछ इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होगी भाई, तो उसको आप क्या करो? फिल्टर कर लो, फिल्ट्रेशन पेपर वगैरह किसी से भी। ठीक है, यानी कि फिल्टर कर लो जिससे जो भी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है वो हट जाए पहले ही। कूल स्लोली विदाउट डिस्टर्बिंग। अब उसको क्या करो? नेचर में जो टेम्परेचर है उसी पे बिना डिस्टर्ब करे छोड़ दो, ताकि वो धीरे धीरे ठंडा हो जाए। धीरे धीरे ठंडा होने के बाद क्रिस्टल आपके बन जाएंगे। अब सवाल आता है, व्हाई स्लो कूलिंग इज बेटर? हमारे पास फ्रिज भी है, हम फ्रिज में डाल के ठंडा कर देंगे। क्यों नहीं कर रहे ऐसा? क्योंकि स्लो कूलिंग गिव्स पार्टिकल्स इनफ टाइम टू अरेंज प्रॉपरली, विच गिव्स लार्ज, शाइनी एंड वेल शेप्ड container, well shaped crystals, well shaped crystals। ठीक है, जब हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो क्या होता है? पार्टिकल्स के पास टेम्परेचर ज्यादा है तो वो मूव कर रहे हैं बहुत तेजी से। अब धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं तो उनकी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी, यानी कि स्पीड धीरे धीरे कम होगी। अब धीरे धीरे कम होने की वजह से वे क्या करेंगे? अच्छे से अरेंज हो जाएंगे और बड़े
शाइनी और वेल शेप्ड क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप रैपिड कूलिंग करोगे तो स्मॉलर और पुअरली शेप्ड क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ कहाँ यूज होता है क्रिस्टलाइजेशन? प्योरिफिकेशन ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स की प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज होता है। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, सेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, जो समुद्र में सॉल्ट निकलता है तो उसको भी क्या करते हैं, सेपरेट करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं। ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टल्स इन लैब एंड इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री और लैब में भी प्योर क्रिस्टल्स को निकाला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये जो प्रोसेस है ये आज के टाइम की नहीं है, बहुत टाइम पहले की है। भाई पहले के टाइम में तो नमक निकाला जाता था, तब भी तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करते थे, है ना। तो आपके एनसीईआरटी में भी एक छोटा सा बॉक्स दिया है जिसमें एंशिएंट टाइम में कैसे सोल्ट को अलग करते थे समुद्र के पानी से, तो वो आप पढ़ लेना, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, ठीक है। दूसरा है डिस्टिलेशन। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें दो मिसिबल लिक्विड को हम आपस में सेपरेट करते हैं या फिर लिक्विड को डिसॉल्व्ड सॉलिड से सेपरेट करते हैं। डिस्टिलेशन कब काम करता है अच्छे से? जब उनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज्यादा हो। यानी कि अगर एक लिक्विड का 50 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट और दूसरे का 80 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, तब हम डिस्टिलेशन के मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। होता कैसे है, जब हम मिक्सचर को हीट करते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपोराइज हो जाएगा, यानी पहले गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको क्या करते हैं, कंडेंसर से पास करके इसे ठंडा कर लेते हैं, यानी गैस को वापस किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में, यानी कंडेंसेशन कर रहे हैं। जब गैस लिक्विड में बदलता है तो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन, और जब लिक्विड गैस में बदलती है तो उसे बोलते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है। हमने क्या कर लिया, वापस इसे लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया बाय कूलिंग या फिर लोअरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करके, और जो हमें लिक्विड मिला उसे हम डिस्टिलेट बोलते हैं। जैसे एसीटोन और वाटर को मैंने मिक्स कर दिया, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना है भाई, इसमें तो कम से कम 40 से भी ज्यादा है, ठीक है, 44 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे डिस्टिलेशन बिल्कुल लगा सकते हैं। मैंने क्या किया, इसमें मिक्सचर डाला और इसे थर्मामीटर से भी कनेक्ट कर दिया ताकि हमें पता रहे कि हमें कौन सा टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, मतलब इससे ज्यादा लेकिन इससे कम, यही टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है ताकि एसीटोन गैस में कन्वर्ट हो जाए लेकिन वाटर ना हो, ठीक है। एसीटोन गैस में कन्वर्ट होके हमने इससे पास कर लिया, ये क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर कनेक्ट है वाटर से, वाटर क्या कर रहा है, टेम्परेचर को कम कर रहा है। टेम्परेचर कम करने की वजह से एसीटोन जो गैस फॉर्म में था वो अब लिक्विड में आ जाएगा और वही क्या होगा, डिस्टिलेट होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एसीटोन और वाटर को सेपरेट कर लिया। जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो तब क्या करेंगे, तब हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। इट इज यूज्ड व्हेन लिक्विड्स हैव अ स्मॉल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। इसमें क्या होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होती है ताकि सेपरेशन अच्छे से हो जाए। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रोवाइड्स रिपीटेड कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन फॉर बेटर सेपरेशन। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करते हैं, रिपीटेड कंडेंसेशन करते हैं और वेपोराइजेशन करते हैं, जिससे सेपरेशन हो जाता है जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम होता है। जैसे क्रूड ऑयल में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम है, तो क्या करते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसे सेपरेट करते हैं। जैसे यहां से क्रूड ऑयल भेज रहे हैं, यहाँ पे फर्नेस है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अब टेम्परेचर ऐसा हो सकता है, मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का होता है, ठीक है, 56 डिग्री सेल्सियस एसीटोन का है, अभी लिया था मैंने, और एक और सब्सटेंस होगा जिसमें 30 डिग्री सेल्सियस होगा कोई सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब जब मैं इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पास करूंगा तो सबसे पहले तो मैं टेम्परेचर बढ़ाता रहूंगा। कब तक बढ़ाऊंगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम रखूंगा ताकि सारा गैस में ही कन्वर्ट ना हो जाए, है ना। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होगा, टेम्परेचर कम रहेगा। जैसे यहां पर, जैसे मान लो ये एक बीकर है, ऐसा ही है कुछ, ठीक है, यहां पर तो टेम्परेचर रहेगा 56 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, लेकिन इतने पार्ट में 56 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा ताकि एसीटोन हमारा वापस लिक्विड में आ जाए, और इसको हम यहां से साइड कर लेंगे, हटा लेंगे, और इसके ऊपर
और ज्यादा टेम्परेचर कम होगा, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से कम होगा टेम्परेचर, तो यहां से भी हम क्या करेंगे, इस सब्सटेंस को सेपरेट कर लेंगे। ऐसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम काम करता है। जैसे जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा वो तो नीचे निकल जाएगा, बिटुमिन, क्योंकि गैस फॉर्म में नहीं बदला, उतना टेम्परेचर हमने नहीं बढ़ाया, ठीक है। ऊपर जाएंगे, लुब्रिकेंट ऑयल का थोड़ा सा कम है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये यहां तो गैस फॉर्म में बना, लेकिन यहाँ पे वापस क्या आ गया, अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पे आ गया, तो ये वापस क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिक्विड में हमने निकाल लिया। ऐसे ही ऊपर जाएंगे, कम टेम्परेचर होगा, डीजल वापस लिक्विड में आ जाएगा, डीजल निकल जाएगा, एविएशन फ्यूल निकल जाएगा, पेट्रोल निकल जाएगा, और लास्ट में पेट्रोलियम गैस निकल जाएगी, ठीक है। और पेट्रोलियम गैस जैसे एलपीजी, इनको प्रेशराइज करके, यानी प्रेशर लगा के, हाई प्रेशर लगा के गैस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे ज्यादा अमाउंट की गैस एक ही कंटेनर में आ जाए, ठीक है। अब एक और छोटी सी चीज, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में क्या होता है, मिट्टी का इत्र बनाया जाता है इसी डिस्टिलेशन को यूज करके, ठीक है। ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, और उसका अगर नाम मैं बताऊं तो देग भपका ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन का नाम है। उस टेक्निक से क्या करते हैं, वे मिट्टी का इत्र बनाते हैं। इसकी स्मेल ऐसी होती है जैसे बारिश जब होती है फर्स्ट टाइम, तो स्मेल जो आती है मिट्टी की, वैसी ही इसकी स्मेल होती है। तो यानी डिस्टिलेशन भी काफी पहले से यूज किया जा रहा है, ठीक है। अगला है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का पेपर यूज करते हैं जिसे हम क्रोमेटोग्राफी पेपर बोलते हैं। इस प्रोसेस में पेपर के ऊपर क्या करते हैं, मिक्सचर डालते हैं, जो कि कलर वगैरह ज्यादातर मिक्स होते हैं इसमें, डाई जैसे बोल लो, या इंक बोल लो, या फिर पिगमेंट्स बोल लो, अलग अलग कलर्स के पिगमेंट्स प्रेजेंट है, तो उसका मिक्सचर यहाँ पे एक पॉइंट के जैसा डालते हैं, ठीक है। और एक लाइन मार्क कर देते हैं पेंसिल से, अभी बताऊंगा पेंसिल से क्यों मार्क करा। फिर इसे डालते हैं हम सॉल्वेंट में। अभी यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए क्या समझ लो, पानी समझ लो नॉर्मल। जब इस पेपर को इसमें डालेंगे तो क्या होगा, जब आप नॉर्मल पेपर को भी पानी में हल्का सा डिप करोगे तो पानी ऊपर चढ़ता है, ऐसे ही क्रोमेटोग्राफी पेपर में भी पानी क्या करेगा, ऊपर चढ़ेगा। अब ये सॉल्वेंट जो है, पानी जो है, वो ऊपर चढ़ेगा इस कंपोनेंट्स को अपने साथ लेके। जब ये कंपोनेंट्स ऊपर चलेंगे धीरे धीरे, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जैसे नीला नीचे रह गया, हरा ऊपर चला गया, और लाल और ज्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। तो ऐसे क्रोमेटोग्राफी पेपर से सेपरेशन होता है, डाई का या फिर इंक का, है ना। अब इसमें पेंसिल का यूज क्यों किया, क्योंकि पेंसिल बनती है ग्रेफाइट से, और ग्रेफाइट वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए ग्रेफाइट को यूज किया, यानी पेंसिल को यूज किया है। और मार्किंग आपको ये बताता है कि आपने यहाँ पे पॉइंट डाला था, मिक्सचर डाला था, और यहां से वो ऊपर चढ़ा, ठीक है। अब ये ऊपर चढ़ता है अलग अलग स्पीड से। जो इसके अंदर सब्सटेंस है डाई के अंदर, इनकी क्या होती है, अलग अलग स्पीड होती है कि इन पेपर पे कैसे मूव करे विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसी स्पीड की वजह से, अलग अलग स्पीड होने की वजह से क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इट इज अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर लाइक डाई। It works because different substance move at different speed on paper with the help of solvent. Solvent की मदद से इनकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, और सॉल्वेंट की मदद से ये ऊपर चढ़ते हैं डिफरेंट स्पीड से। और इनका इंट्रैक्शन जो है पेपर के साथ, सब्सटेंस का जो मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है, इनका इंट्रैक्शन अलग होने की वजह से ये ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है। सॉल्वेंट क्या क्या यूज कर सकते हैं, वाटर, एल्कोहल्स, और काफी जगह सॉल्वेंट के मिक्सचर को भी यूज करते हैं। कहां कहां यूज करते हैं इन्हें, मतलब इस टेक्निक को कहां कहां यूज करते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी, सेपरेशन ऑफ कलर इन इंक्स, सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम स्पिनच लीव्स, फ्लावर पीटल्स एंड फूड कलर्स, ठीक है। तो इनको सेपरेट करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। अब है सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल, जब इमिसिबल लिक्विड वहां पे प्रेजेंट है, यानी मिक्सचर में इमिसिबल लिक्विड है, तब जाके हम क्या करते हैं, सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। ये आपकी क्या है, सेपरेटिंग फनल है, ठीक है। इसमें आपको लेयर नजर आ रही होगी, लेयर नजर आ रही है। ये लेयर किस किस की है, ऊपर ऑयल है और नीचे वाटर है। वाटर ऑयल नहीं मिलते, हमने पिछली वीडियो में देखा था। वाटर ऑयल कब नहीं मिलेंगे, जब तक वहां पे कोई इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं होगा। यहाँ पे नॉर्मल क्या है, वाटर और ऑयल है, तो ये लेयर बना लेंगे। लेयर क्यों बनाएंगे, क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डी
यानी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि ये बताता है एक पर्टिकुलर पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। तो जिसकी ज्यादा डेंसिटी होती है वो नीचे आ जाता है, जिसकी कम डेंसिटी होती है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो लेयर बना ली, लेयर बना ली। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे ये स्टॉप कॉक है, इसे खोल दोगे और ये जो वाटर का लेवल है ये इसके अंदर आ जाएगा, फिर आप इसको बंद कर दो तो ऊपर ऑयल निकल जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, वाटर, तो सेपरेट हो गया। ठीक है, दिस मैथड इज यूज्ड टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड लाइक ऑयल एंड वाटर, यानी दो या दो से ज्यादा भी इमिसिबल लिक्विड है और उनकी डेंसिटी अलग अलग है तो हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड अलग अलग है यहाँ पे। ठीक है, अगर एक ही डेंसिटी आ जाए लिक्विड की और वो इमिसिबल है तो आप उसे इस टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लेयर अच्छे से नहीं बनेगी तो आप सेपरेटिंग फनल कैसे यूज करोगे, नहीं कर पाओगे, है ना। अब कुछ मिक्सचर जैसे सॉलिड सॉलिड हेटेरोजेनस मिक्सचर, आप इनको सेपरेट कैसे कर सकते हो, हाथों से सेपरेट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब सॉलिड सॉलिड हेटेरोजेनस मिक्सचर आता है तो हम किसी एक पार्टिकल्स की क्या करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं, यानी एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उससे हम सेपरेट करते हैं। जैसे कि आयरन फिलिंग्स और सैंड को मिला दिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज करके मैग्नेट से आयरन को सेपरेट कर लेंगे। तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है आयरन की, तो हमने सेपरेट कर लिया आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज करके। ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी है सब्लिमेशन। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है विदाउट कमिंग इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो इस टेक्निक का यूज करके भी हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। और गैस अगर डायरेक्टली सॉलिड में आ जाए तो क्या होता है, वो डिपोजिशन। और बाकी तो आपको पता ही है, अगर वाटर गैस में चला गया तो इवेपोरेशन, गैस अगर लिक्विड में आ गया तो क्या होगा, वो कंडेंसेशन, और अगर सॉलिड लिक्विड में चला गया तो मेल्टिंग, और लिक्विड अगर सॉलिड में चला गया तो क्या होगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा ही होगा। कुछ सब्लिमेबल सब्सटेंसेस जैसे कैम्फर, नेफ्थलीन, ड्राई आइस, ये क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड CO2। ठीक है, और ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड। मतलब ये सीधा सॉलिड सब्सटेंस से अगर इन्हें हीट करोगे तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस है जैसे सैंड और कैम्फर यानी कपूर मिला दिया गया, ठीक है, और उसे सेपरेट करना तो आप कैसे करोगे, हीट कर दो, कैम्फर गैस में बदल जाएगा, गैस को क्या करो, अलग इकट्ठा करके ठंडा कर दो। ठीक है, उससे क्या होगा, कैम्फर भी निकल जाएगा और सैंड भी अलग हो जाएगी। तो हमने क्या किया, सब्लिमेशन प्रॉपर्टी यूज करी, है ना। एक सवाल है, इज सब्लिमेशन डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन? बिल्कुल, इवेपोरेशन और सब्लिमेशन अलग है। क्यों है, क्योंकि इवेपोरेशन लिक्विड से गैस में बदलता है और सब्लिमेशन क्या करता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदलता है विदाउट कमिंग लिक्विड। सेपरेशन ऑफ मड फ्रॉम वाटर, अगर मड पानी के अंदर मिक्स हो गया तो उसे हम कैसे सेपरेट करेंगे, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, यानी कि पहले उसको स्टेबल छोड़ दो जिससे जो मड है वो सेटल डाउन हो जाए, उसे बोलेंगे हम सेडिमेंटेशन। फिर उसको बिना डिस्टर्ब किए, मतलब ज्यादा डिस्टर्ब ना करे, उसे हल्का सा टिल्ट करके क्या करो, डिकेंटेशन कर लो, यानी पानी को अलग कर लो, उस प्रोसेस को बोलेंगे डिकेंटेशन। ठीक है, अब आपने जितनी ही कोशिश करी हो उसे स्टेबल रखने की, फिर भी उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो उसे आप कर लो फिल्ट्रेशन से सेपरेट। अगर उसमें भी और ज्यादा पार्टिकल्स रह गए हैं छोटे छोटे जो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हुए, तो कर लो सेंट्रीफ्यूगेशन। और अगर और ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो सेंट्रीफ्यूगेशन से भी सेपरेट नहीं हुए तो उसे कर लो कोएगुलेशन से सेपरेट। अब ये दोनों तो आपको पता है क्या होते हैं, मैंने बता दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय स्पिनिंग द मिक्सचर एट हाई स्पीड। क्या होता है, इस प्रोसेस में गोल गोल बहुत तेजी से घुमाया जाता है। ठीक है, मिक्सचर को गोल गोल तेजी से घुमाया जाता है जिससे हैवियर पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं नीचे की तरफ। कैसे होते हैं, देखो, जैसे मान लो हमने यहां पर मिक्सचर रखा और इसे हमने घुमाया, ठीक है, तो एक फोर्स लगती है ऐसे बाहर की डायरेक्शन में। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये फोर्स हैवियर पार्टिकल्स को यहां पर ले आती है। ठीक है, यहां पर ले आती है, इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुशेस हैवियर पार्टिकल्स आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, बाहर की तरफ, और ये इसे अगर ऐसे उठाओगे तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा ना, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, हैवियर पार्टिकल्स आ जाएंगे। फिर आप क्या करो, फिर दोबारा डिकेंटेशन कर लो, उससे क्या होगा, उससे सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, कहां कहां यूज होता है सेंट्रिफिकेशन, सेपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड में काफी सारी चीज है, प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए सेंट्रिफिकेशन का भी यूज करते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में भी सेंट्रिफिकेशन को यूज करते हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन में भी इसी सिद्धांत के ऊपर, मतलब इसी प्रिंसिपल के ऊपर वॉशिंग मशीन को भी बनाया गया है, जिससे क्या होता है, हैवियर पार्टिकल्स, जो डस्ट है, गंदगी है, वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, वो गोल गोल घूमती है, इसीलिए घूमती है ताकि हैवियर पार्टिकल्स नीचे बैठ जाए। ठीक है, अब इसे आप मशीन से तो कर ही सकते हो, क्योंकि इसकी क्या होती है, मशीन आती है जो हाई स्पीड पे उस मिक्सचर को घुमाती है। ठीक है, आपने अगर कभी ब्लड टेस्ट करवाया हो तो वहां पे देखा होगा कि एक मशीन होती है, उसमें टेस्ट ट्यूब डाली जाती है और उसे फिर घुमाया जाता है। जब वो घूमती है तो बिल्कुल ऐसे करके रखते हैं, जब वो घूमती है तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, जिससे क्या होता है, बाहर की तरफ फोर्स लगता है और पार्टिकल्स यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और लाइट पार्टिकल्स इधर आ जाते हैं, इससे क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है। अब इसे आप अपने उससे कार्डबोर्ड से भी बना सकते हो। कार्डबोर्ड छोड़ो, आपने कभी थम्स अप वगैरह जो कांच की बोतल में आती है वो पी होगी, उसके ऊपर जो कैप होती है वो हार्ड होती है। ठीक है, उसे क्या करो, आप चपटा कर लो, मतलब फ्लैट कर लो, उसमें 2 होल करके धागे डाल के बिल्कुल उसे क्या करो, बांध दो, और फिर उसको 2-3 बार ऐसे घुमा के ऐसे से खींचोगे तो क्या होगा, वो तेजी से स्पिन करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हो, आप पेपर फ्यूज बना सकते हो। ठीक है, मतलब वो भी क्या करेगा, सेंट्रिफ्यूगेशन की तरह काम कर सकता है। अगर कहीं पे इमरजेंसी में ब्लड टेस्ट करना है तो बड़ा सा कार्डबोर्ड लेके उसे घुमा के उससे क्या कर सकते हो, आप ब्लड को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कोएगुलेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल्स। अब हमने सेंट्रिफ्यूगेशन से भी काफी हद तक पार्टिकल्स क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। अब हो सकता है उसमें और ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हो जो सेपरेट ना हुए हो, तो वो करेंगे हम कोएगुलेशन से। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक साथ इकट्ठा होके क्लम्प बना लेते हैं और वो बड़े हो जाते हैं। फिर उसे हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन पेपर से दोबारा से सेपरेट कर सकते हैं, मतलब सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो क्लम्प बने हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स बन गए, वो किसकी वजह से बनेंगे, वो बनेंगे कोएगुलेंट की वजह से। जैसे एलम, जो फिटकरी आती है घरों में, है ना, फिटकरी को यूज किया जाता है फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। अगर फिटकरी को गंदे पानी में डाल दोगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो इकट्ठा हो जाएंगे और बड़े क्लम्प बन जाएंगे, लार्ज पार्टिकल्स बन जाएंगे। फिर उसे आप क्या करो, छन्नी से छान लो। ठीक है, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ पनीर फ्रॉम मिल्क यूजिंग लेमन। लेमन जब मिल्क में डालते हैं तो क्या होता है, वो फट जाता है, फिर उससे क्या करते हैं, पनीर बनाते हैं, तो वो भी एक कोएगुलेशन का यूज है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर देख लेते हैं। हमने अभी तक क्या किया, हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज के ऊपर, जैसे साइज, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, इन सब का इस्तेमाल करके सेपरेट किया मिक्सचर को। ठीक है, सेपरेशन इज नॉट ऑलवेज इजी, और जैसे हमने देखा प्रोसेस में इतना ही ज्यादा इजी नहीं होता सारे मिक्सचर को सेपरेट करना। कुछ सेपरेशन इतने मुश्किल होते हैं कि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होते हैं। जैसे एलॉय को सेपरेट करना, वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वो फिजिकल प्रॉपर्टी से तो ना के बराबर ही होता है, वो केमिकल प्रॉपर्टी से सेपरेट किए जाते हैं। तो यानी सारे मिक्सचर को हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किडनीज भी सेपरेट करती है वेस्ट सब्सटेंस को फ्रॉम द ब्लड। सीवेज ट्रीटमेंट में भी हम सेपरेशन यूज करते हैं। ड्राई वेस्ट को हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, इनको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। पहले सेपरेशन अच्छे से होगा तभी तो रिसाइकल करोगे। वेट वेस्ट को भी आप कंपोस्ट कर सकते हो। ठीक है, खाद बना सकते हो उनकी। वैल्यूएबल मटेरियल्स लाइक लिथियम कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम ओल्ड बैटरीज। जो लिथियम है वो ओल्ड बैटरीज से हम उसे रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। प्रॉपर सेपरेशन एंड रिसाइकलिंग हेल्प कीप द एनवायरमेंट क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल। ठीक है, यानी अगर प्रॉपर तरीका यूज किया जाए सेपरेशन का और रिसाइकल किया जाए तो उससे हम एनवायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं।
तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।